नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका केजीएन हॉस्पिटल लातूर। यहाँ पे हमारे साथ है डॉक्टर अमीर शेख। जैसे कि हर एपिसोड में हम आपके सवाल लेके आते हैं, इस बार भी आपके सवाल लेके आए हैं। सर, लास्ट एपिसोड में आपने बताया था कि रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर। सर, इसी तरह कुछ रिकरेंट प्रेगनेंसी फेलियर होता है क्या? हाँ, अच्छा सवाल है। हाँ, अच्छा सवाल है। जैसा कि पिछली बार हम रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेल्यूर RIF के बारे में चर्चा किए थे, वैसा ही रिकरेंट प्रेगनेंसी फेल्यूर या फिर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, जिसे हम RPL कहते हैं, ये भी कॉमन है आजकल के लोगों में। इसके दो वजह हैं। जैसा कि बच्चा हुआ ही नहीं और इसकी वजह से उस कपल को औलाद नहीं है, इसे हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चा हो जाता है, एक नॉर्मल बच्चा होता है, लेकिन दूसरा बच्चा होने में बहुत दिक्कतें आ जाती हैं और उसमें रिपीटेड अबॉर्शन हो जाते हैं, तो ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो गई। तो बेसिकली दो टाइप्स हो गए, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी, एक बच्चा हो गया, बाद में बच्चे नहीं हो रहे या फिर बच्चे हो रहे और लॉस हो जा रहे। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, एक बच्चा नॉर्मल बच्चा है, घर में बच्चा एक लिविंग बेबी है और उसके बाद दूसरा बच्चा करना चाहते हैं लेकिन वो दूसरा बच्चा नहीं हो रहा है, तो प्रेगनेंसी रह रही है लेकिन प्रेगनेंसी लॉस हो रही है। तो प्रेगनेंसी लॉस का इसका मतलब है अबॉर्शन हो रहे हैं। अबॉर्शन अब उसमें दो टाइप के रहते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, जो 3 महीने के पहले होने वाला अबॉर्शन, और 3 महीने के बाद होने वाला अबॉर्शन। तो अब इस रिपीटेड जो अबॉर्शन होते हैं, इसे हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं। और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस अगर 3 से ज़्यादा हुआ तो हम उसे बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री कहते हैं। सर, जैसा कि आपने कहा बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, सर इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री में अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते 3 महीने के पहले होने वाले अबॉर्शन की कुछ अलग रीज़न होते हैं, और 3 महीने के बाद के 3 महीने से लेके 9 महीने के बीच के जो अबॉर्शंस होते हैं उसके अलग रीजंस होते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डायग्रामेटिकली बता देता हूँ। तो अब ये जो है 2 to 5% इसमें जेनेटिक फैक्टर होते हैं। जेनेटिक बोलते जिसमें DNA में कुछ प्रॉब्लम है, माता में या पिता में, दोनों में से किसी को प्रॉब्लम है, तो ये अबॉर्शन होते हैं। ये अबॉर्शन 2 to 5% में होते हैं। एनाटॉमिक फैक्टर्स है। एनाटॉमिक बोले तो जैसा कि बच्चेदानी में कुछ डिफेक्ट है, या फिर नलियों में कुछ डिफेक्ट है, या फिर सर्विक्स में कुछ डिफेक्ट है, तो ये एनाटॉमिक डिफेक्ट हो गए। और उसके बाद एक 20% ऑटो इम्यून फैक्टर्स, जैसा कि इम्यूनिटी की वजह से किसी पेशेंट में ऐसी इम्यूनिटी होती है, वो इम्यूनिटी अंदर बढ़ने वाले बच्चे के अगेंस्ट इम्यूनिटी तैयार हो जाते हैं। जैसा कि हम वैक्सीन लेके हम हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, तो नेचुरली किसी औरतों में ऐसा होता है कि उसमें वो बच्चे के अगेंस्ट इम्यूनिटी रहती है और वो बच्चे को वो बढ़ने नहीं देती है और उसे अबॉर्शन करा देती है। इसको हम ऑटो इम्यून फैक्टर्स बोलते हैं, और ये ऑटो इम्यून फैक्टर्स नियर अबाउट 20% केसेस में रहते हैं। 0.5 to 5% केसेस में इन्फेक्शन रहते हैं, जैसे क्लैमिडियल इन्फेक्शन है, बाकी कुछ इन्फेक्शन है, टॉर्च इन्फेक्शंस है और प्रोटोजोल इन्फेक्शंस है, उसमें एक 5% तक होता है। और 17 to 20% में थायराइड की बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, और ऐसे कुछ डिसीजेस हैं जो एंडोक्राइनल फैक्टर बोलते हैं हम, इसकी वजह से 17 to 20% इसमें होता है। और एक मेजर पार्ट है ये जो ग्रीन कलर का दिखता है, दिस इज अनएक्सप्लेन्ड, जिसमें हमारे को इसका रीज़न ही मालूम नहीं होता है। और ये अनएक्सप्लेन जहाँ पे रहते हैं, इसमें नॉन APS बोलते हैं, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। तो ये एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, अगर एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है ये, जैसा कि ऑटो इम्यून है 20%, इसका इलाज करना आसान है, लेकिन ये 40 to 50% केसेस है, इसमें इलाज करना बहुत डिफिकल्ट रहता कि ये अनएक्सप्लेन्ड होते हैं। अनएक्सप्लेन्ड होते हैं जिसका अपने को रीज़न मालूम नहीं है, और रीज़न मालूम नहीं रहने की वजह से ट्रीटमेंट का एग्जैक्ट प्रोटोकॉल मालूम नहीं, और एग्जैक्ट प्रोटोकॉल मालूम नहीं रहने की वजह से तो उसमें सक्सेस रेट भी बहुत कम हो जाता है। सर, अभी जैसे आपने इस डायग्राम में हमें बताया कि मेजर फैक्टर्स आपने बताए हैं, तो सर अभी जैसे 40 to 50% वहाँ पे हमें दिख रहा है कि नॉन APS जो भी है अनएक्सप्लेन्ड इंक्लूडिंग थ्रोम्बोफिबियस, अभी ये परसेंटेज के अगर समझो अपने को पेशेंट मिलते हैं, और आप फिर उसमें रीजंस कैसे ढूंढ पाते हैं? बेसिकली ये है, ये अनएक्सप्लेन्ड बोलते हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन नहीं। यस। तो अगर इसे इवेल्युएट करना है तो एक्सप्लेनेबल जो चीज़ें हैं, जिसमें कुछ एक्सप्लेनेशन मिलता है क्या, वो देखेंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी इतना ग्रीन पार्ट है, इसमें यहाँ हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई रीज़न ढूंढ नहीं सकते,
तो अब अगर दिस इज डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, जैसा कि बाकी चीज़ें कुछ नहीं है तो फिर ये है जी। फॉर एग्जाम्पल अब जेनेटिक फैक्टर्स है क्या नहीं, उसका हम कैरियोटाइपिंग करेंगे। मदर का और फादर का ब्लड लेंगे, उसका जेनेटिक स्टडी करेंगे और जेनेटिक स्टडी में उसके फीमेल में XX है और मेल में XY है, दोनों नॉर्मल है, तो जेनेटिक फैक्टर रूल आउट हो गया। अब उसके बाद एनाटॉमिक फैक्टर्स में क्या क्या आ गया, उसमें ओहरी का कुछ प्रॉब्लम आ गया, ओहरी कुछ कमज़ोर है या उसमें अंडे नहीं बन रहे हैं। दूसरा फॉलोपियन ट्यूब है, जैसा कि ये ट्यूब कहीं तो ब्लॉक है, इन्फेक्शन है, उसकी वजह से ये ब्लॉक है। तीसरा अब यूट्रस है, इसके अंदर कुछ TB हुआ, बच्चेदानी अंदर से चिपक गई और एक दूसरे को लेयर चिपक गए, उसकी कैपेसिटी कम हो गई और उसकी वजह से बच्चे को बढ़ने को जगह नहीं है और उसकी वजह से अबॉर्शन हो रहे। तो ये एनाटॉमिक फैक्टर्स हो गए। पहले हमने जेनेटिक फैक्टर देखे, फिर एनाटॉमिक फैक्टर देखे। अब ये ऑटो इम्यून फैक्टर्स, जैसा कि इम्यूनिटी, जहाँ पे उस मदर की इम्यूनिटी उस बेबी के अगेंस्ट काम कर रही है। तो अभी इस इम्यूनिटी के ऑटो इम्यून में फैक्टर जो है एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम एक होता है, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीजन एंटीबॉडी होता है और लूपस एंटीकोआगुलेंट। ये दो तीन जो ब्लड के टेस्ट हैं वो टेस्ट करेंगे, अगर वो पॉजिटिव है तो ये ऑटो इम्यून फैक्टर है। अब इन्फेक्शन है, जैसा कि ब्लड टेस्ट में मालूम हो जाएगा या फिर सर्वाइकल उसके सिक्रेशंस में मालूम हो जाएगा, उसका कुछ हम स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल टेस्ट करेंगे तो वो इन्फेक्शन मालूम हो जाएगा। अब 70 to 20% जो एंडोक्राइन बोलते तो हार्मोन की कमी या ज़्यादती की वजह से, जैसा कि हार्मोन थायराइड कम है, थायराइड के वजह से हो रहा है, गॉइटर है, या फिर इंसुलिन का कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ की वजह से बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही है और वो अबॉर्शन हो रहा है। तो ये हम एंडोक्राइन फैक्टर ये करेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जेनेटिक फैक्टर हो गया, एनाटॉमिक हो गया, ऑटोइम्यून हो गया, इन्फेक्शन हो गया और एंडोक्राइन भी हो गया। अगर ये पूरे टेस्ट पूरे नेगेटिव है तो समझना कि अब ये अनएक्सप्लेन्ड है। और अनएक्सप्लेन्ड में बहुत सारे वक्त नॉन एपियस थ्रोम्बोफिलियाज बोलते हैं। नॉन एपियस थ्रोम्बोफिलियाज इसके अंदर भी कुछ छोटे टेस्ट हैं, दैट इज होमोसिस्टीन, फैक्टर 5 लीडेन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोमोटर म्यूटेशन और एक्टिवेटेड प्रोटीन C, जो कि इसका इलाज बहुत सारा डिफ़िकल्ट है। ऐसे वक्त हम डायरेक्ट ये इसमें हम IVF को जाते हैं। यहाँ जैसा कि हम रीज़न मालूम होता है और रीज़न मालूम हुआ तो इसके साथ इसका रीज़न हम दूर कर देंगे, इसका जो पॉजिटिव फैक्टर है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, अगर वो कॉज निकाल दिए तो नॉर्मल प्रेगनेंसी रह सकती है। सर अभी आपने इतने सब फैक्टर्स बताए हैं, तो अभी मैक्सिमम अबॉर्शंस कितने हो सकते हैं? अबॉर्शन कितने होंगे वो डिपेंड होता है कि किस वजह से अबॉर्शन हो रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट में एनाटॉमिकल डिफेक्ट हैं, जब तक तुम ये एनाटॉमिकल डिफेक्ट निकालेंगे नहीं, जैसा कि आशरमन सिंड्रोम है, बच्चेदानी छोटी है या सेप्टम है, और जब तक ये निकालेंगे नहीं, सेप्टम नहीं निकालेंगे, यूट्रस की कैपेसिटी नहीं बढ़ेंगे, तो जब तक अबॉर्शन होते रहेंगे। हमने तो देखा है, मैं जब JJ हॉस्पिटल में था तो एक पेशेंट 11 अबॉर्शन का था। 11 अबॉर्शन के बाद जब मैं MD कर रहा था तो 12वां बच्चा, वो तो कंप्लीट 1 डज़न अबॉर्शन हो चुके थे। 1 डज़न नहीं 11 हो गए थे और 12वें इसके वक्त जब मैं MD की एग्ज़ाम दे रहा था, जब वो नॉर्मल डिलीवरी हो गई और वो एक बच्चा हो गया था। तो 10 साल में 11 अबॉर्शन हो चुके थे वो पेशेंट के। तो बोलने का मतलब है कि अगर अबॉर्शन इफ़ द सक्सेसिव अबॉर्शन 3 से ज़्यादा अगर अबॉर्शन होते हैं तो हम उसे बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री कहते हैं। ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री बोले तो अपने बच्चे पैदा करने की हिस्ट्री, बच्चे पैदा करने की बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री BOH बोलते हैं। और ये BOH बहुत डिफ़िकल्ट जॉब होता है, जैसा कि हर वक्त जैसा कि एक आधा बच्चा एग्ज़ाम को बैठ रहा है और हर वक्त फेल हो रहा है, बैठ रहा है फेल हो रहा है, तो उसमें बहुत फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। एक तो बच्चा नहीं है तो ठीक है, लेकिन जैसा कि अब बच्चा रह गया, 3-4 महीने हो गए, माँ बाप की उम्मीदें बढ़ गई कि अब बच्चा होने वाला है, उसमें अबॉर्शन हो जाता है। तो दिस इज़ ए वेरी मच फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन। तो इसके अंदर बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री के अंदर हम बहुत सारा डायग्नोसिस जो है, तो डायग्नोसिस हम एक्सक्लूजन से ही करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, ये रीज़न क्या है वो देखेंगे। अगर कहीं रीज़न नहीं मिलता है तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एक बेसिक चीज़ बताता हूँ। 3 महीने के पहले के अबॉर्शन होते हैं वो जनरली इम्यूनिटी की वजह से या जेनेटिक फैक्टर की वजह से होते हैं। और 3 महीने के बाद के जो अबॉर्शन होते हैं वो जनरली एंडोक्राइन तो होते हैं या एनाटॉमिकल डिफेक्ट होते हैं, मोस्टली एनाटॉमिकल डिफेक्ट। और कॉमन एनाटॉमिकल डिफेक्ट ये है कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं यहाँ पे बच्चेदानी का जो मुंह होता है, यहाँ पे जो सर्विक्स बच्चेदानी का जो एंट्रेंस पॉइंट होता है, इस एंट्रेंस पॉइंट
ये जनरली इट शुड नॉट बी मोर देन 1 सेंटीमीटर प्रेगनेंसी पीरियड में। 1 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाता है, जैसा ही बड़ा हो जाता है तो बच्चा इस स्पेस में से निकल जाता है और ये अबॉर्शन होता है। तो ये मोस्ट कॉमन है जहाँ पे हम सर्कलाज बोल के एक ऑपरेशन करते हैं। अभी तो बहुत सारे लोग हम यहाँ पे, मैं तो जब IVF करते हैं तो IVF करने के बाद हम प्रोफाइलेक्टिक सर्कलाज बोलते हैं, जैसा कि हर पेशेंट को हम अबॉर्शन होने वाला है ऐसा समझ के हम उसे एक सर्कलाज टाका डालने का छोटा सा ऑपरेशन होता है, लेकिन वो उसे प्रोफाइलेक्टिक इसका मतलब कि होने वाला है या नहीं होने वाला है, इसके बावजूद हम उसे प्रोफाइलेक्टिक के लिए नहीं होना है इसके लिए हम एक टाका डालते हैं। अब उस टाके डालने के 2 टाइप हैं, अब उसके डिटेल में थोड़ा सा बोल देता हूँ मैं। एक है मैकडोनल्ड सर्कलाज बोल के और दूसरा है कि पुरंदरे सर्कलाज बोल के। 2 सर्कलाज के टाइप होते हैं। सर जैसे आज अपन ने बैक टू बैक अबॉर्शंस के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। सर ऐसा कोई पेशेंट आया है जिनका ऐसा बैक टू बैक अबॉर्शन हुआ हो और बाद में अच्छा बच्चा हुआ और सक्सेसफुल हुआ हो? नहीं, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी ड्यू टू बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री 10 to 15% केसेस होते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट आ चुके हैं हमारे पास। शायद मेरे पास एक इसका वीडियो भी है जिसको हम 6 या 7 कुछ तो बच्चे अबॉर्शन हो गए थे और वो 7 बच्चे अबॉर्शन में से 7 बच्चे होने के बाद फिर उसके बाद हमने ये किया था, सक्सेस किए थे। तो ऐसे बहुत सारे रहते हैं, उसमें का वन ऑफ द एक है, शायद वो अबॉर्शन का ही पेशेंट का है। मैं आपको उसका वीडियो। माझं नाव शोभा ड्युटी रेखा गोविंदराव गोवळे। माझं मूळचं गाव आहे घोटाळ म्हणून। मी बसव कल्याण म्हणजे कर्नाटकामध्ये बसव कल्याण या तालुक्यातील एका गावामध्ये होते। मूल होण्यासाठी बऱ्याच ठिकाणी हॉस्पिटलमध्ये गेले, मात्र कुठेच मला काय फळ प्राप्त झालेलं नाही। मग सरांचं नाव बरेच दिवसापासून ऐकून होते। एशियन हॉस्पिटल अंबरनाथ लातूर या ठिकाणी आले। उपचाराचा पहिला दिवस म्हणा किंवा एप्रिलचा 4था दिवस या ठिकाणी होता। सरांनी मला बरंच काय उपचाराबद्दल सांगितले आणि त्याच महिन्यात मला गर्भधारणा झाली। माझं लग्न होऊन 14 वर्ष झाले होते, पण मला मातृत्व प्राप्त होतं किंवा नाही हे माझा विचार मी शोधलेलं होतं। हे हॉस्पिटल म्हणजे देवालय आहे माझ्यासाठी आणि येथील वैद्याधिकारी म्हणजे माझ्यासाठी देव आहे। ह्याच्या पलीकडे वर्णन करणंसुद्धा कमी आहे। मी भावना विसरून गेली होती की आई बनते या न बनते, हे लास्टचा उपचार होता माझा। सरांनी मला मातृत्व प्राप्त करून दिलं, याबद्दल मी त्यांची आयुष्यभराची ऋणी आहे। मी कर्नाटकातील राहणार आहे, बसव कल्याण तालुका घोटाळमध्ये राहणार आहे। माझं नाव गोविंद व्यंकटराव गोवळे। मी व माझी पत्नी आम्ही दोघे निश्चित केलं होतं की आम्हाला मूळ होणार नाही। ज्यावेळेस आम्ही केजनमध्ये पहिल्या दिवशी आलो, त्या ट्रीटमेंटचा उपचार, सरचे स्वभाव, सरचे ट्रीटमेंट ऐकून इथून आम्ही वापस जाणार नाही हे आमच्या अंतकरणात आम्ही घेऊन ठेवलेलं होतं। तरी सरांमुळेच मला मूळ प्राप्त झालं। सरांमुळेच मी आज एवढे बनलो। आम्ही सरांच्या आयुष्यावरून निघालो एवढं बघून